नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश। जैसा कि आप थंबनेल लेकर ही समझ चुके होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं रवि किशन जी की स्पीच जो उन्होंने पार्लियामेंट में दी थी। उससे पहले आप देख लें कि उन्होंने कहा क्या था। आज मैं सदन का ध्यान अपने देश के एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हानिकारक दवाओं के सेवन के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साजिश में हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क। बट महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे एक स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए तथा पड़ोसी देशों की जो साजिश है युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की, उस पर रोक लगाई जाए। महोदय धन्यवाद। माननीय सदस्यगण में पीछे वाले माननीय सदस्यगण, कोई चीज़ जो हमारे देश के लोगों को बर्बाद करती हो, मैं उसका हमेशा विरोध करूंगा। तो मैं उनके इस बयान का पूरी तरीके से समर्थन करता हूं, लेकिन मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि क्या उनका ये बयान राजनीतिक है या उनके दिमाग में ये चीज़ थी या उन्हें ये गलत लग रहा था। तो सबसे पहले अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि वो एक पेपर पर कुछ लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं मतलब है कि ये उनकी कोई पहले से सोच नहीं है कि ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई करनी है। ये भी समय की एक मांग की तरह है, क्योंकि इस समय ड्रग्स पर काफ़ी बातें हो रही हैं। दूसरी बात ये है कि मान लीजिए वो काफ़ी टाइम से बॉलीवुड इंडस्ट्री में है, या उन्होंने कहा कि तमाम इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं ऐसा होता रहा है। तो अगर ये चीज़ उनको पहले से ही पता थी तो क्या वो इस इंतज़ार में थे कि वो कभी एमपी बनेंगे और पार्लियामेंट जाएंगे तब इसके खिलाफ बोलेंगे? तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से साबित करता है कि ये उनकी कोई सामाजिक मुहिम से कहीं ज़्यादा इस समय जो राजनीतिक माहौल बना हुआ है उससे प्रेरित है। क्योंकि इंसान जिस पोस्ट पर होता है उसका काम होता है कि उस लिहाज से बात करना। तो अगर ऐसा है तो मैं इस चीज़ का बिल्कुल इस चीज़ का नहीं समर्थन करूंगा कि आप जो है अगले 2 महीने के लिए आधार दे रहे हैं मीडिया को कि आप इस पर बात करें और देश को बाकी ज़रूरी मुद्दों से ध्यान लोगों का ध्यान उस तरफ ना जाए, तो आप इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ये बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान जिस फील्ड में होता है उस फील्ड में होने की वजह से ऐसी बातें करता है। तो उसका एक दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं हमारे दूसरे देशभक्त अर्नब गोस्वामी जी का, और उनकी ये कुछ फुटेज हैं जो आप खुद तय करें कि क्या समय के साथ जो है इंसान की सोच बदलती है या फिर वो समय अनुसार ही जो उनके लिए सही लगता है वो। Salman, thank you very much for giving me time Arnab. and frankly speaking. Each time speaking to you is an absolute pleasure. Thank you. I'm a total fan. Thank you. And me too now. You've been bajaying a lot of people, I see. Bajawing? Less than your bajawing? No, I'm not bajaying. I get bajawed. You bajaw 100 people at a time? Oh, that is the image, the screen image. That's got nothing to do with me. When I bajawed, I get bajawed. That is Chulbul Pandey and there's Tiger and that's lovely Singh. Salman Khan gets bajawed. But you're having a fantastic ride. Yeah. And God has been very kind. You say every film of yours is a full house fact. आपने देखा कि पहली वीडियो में कैसे अर्नब गोस्वामी जी सलमान खान जी के साथ जो है काफ़ी फ्रेंडली बिहेव कर रहे हैं, काफ़ी पोलाइटली और काफ़ी अच्छे अंदाज से, यहाँ तक कि वो कह रहे हैं कि मैं आपका फ़ैन हूँ, और जितना हो सकता है वो उनको ये प्रशंसा किए जा रहे हैं। तो ये वीडियो थोड़ा पुराना है, 2015 का है शायद। अब हम आज का देखेंगे कि आज उन्होंने क्या कहा है। पर्सनल क्या, मैं पूछ रहा हूं, सलमान खान कहां है?
पूरे दिशा सालियान वाले मामले में चुप क्यों हो सलमान? कहां छिपा हुआ है? किस देश में हो तुम सलमान? बिग बॉस के डायलॉग दिए जाएंगे हाथ में, कोई लिखेगा तो फिर उसको पढ़ोगे रट्टा मार के। इसमें आपने देखा है कि कैसे वो सलमान खान पर चिल्ला रहे हैं कि उन्होंने अभी तक कोई प्रतिक्रिया इस चीज़ पर क्यों नहीं दी, जो भी बॉलीवुड में या रिया सुशांत मर्डर केस के बाद ये ड्रग्स को लेकर जो कुछ चल रहा है उस पर सलमान खान को अपना रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे हैं, या एक तरीके से यह कहा जाए कि वो उनका ज़बरदस्ती रिएक्शन मांग रहे हैं। इसका जवाब देने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति ज़रूरी नहीं है कि हर विषय पर अपनी राय रखे, जबकि अर्नब गोस्वामी खुद एक न्यूज़ एंकर हैं, चैनल चला रहे हैं, वो खुद रोजगार पर और जीडीपी पर बात नहीं करते हैं, तो वो इस तरह नहीं कर सकते हैं कि आप ज़बरदस्ती किसी से कहें कि आप अपना रिएक्शन दें ही, क्योंकि वो सलमान खान कोई अथॉराइज नहीं है कि वो उस पर या किसी पोस्ट पर हैं जिनकी जिम्मेदारी है देना या ना देना। उसको छोड़ते हुए अब मैं बात को अपनी आगे बढ़ाना चाहूँगा कि इसमें जो है इसका दूसरा वीडियो देखिए, इसका दूसरा एक पार्ट है, आप उसको देखिए जो आगे अर्नब गोस्वामी जी ने कहा है। और ऐसा आदमी है वो, ऐसा आदमी है कि कभी उसने बोला था और उसके लिए देश उसको माफ नहीं करेगा। उसने बोला था कि बलात्कार होने के बाद औरतें जिस तरह से चलती है ना, मैं वैसा चलता था, एक्टिंग कर रहा था मैं। उस आदमी ने बोला था, उसका नाम है सलमान खान, उसने बोला था बलात्कार होने के बाद औरतें कैसे चलती है। अरे सलमान, तेरे को पता है किस तरह की घिनौनी भाषा यूज की थी आपने नहीं बोलूंगा मैं। तो वो इस वीडियो में सलमान खान ने एक इंटरव्यू में शूटिंग के दौरान होने वाली थकान का कंपैरिजन एक रेप्ड वुमेन के तरह किया है कि वो इतना हार्ड वो करना पड़ता था कि उन्हें एहसास हो रहा था कि जैसा कि एक रेप्ड वुमन के साथ होता है। मैं इस बयान को या इस कमेंट को मैं इसका पूरा समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि आप क्या कंपैरिजन कर रहे हैं, आपको सोच समझकर बोलना चाहिए कि इससे किसी की भावनाएं तो नहीं आहत होने वाली हैं। लेकिन जो इस पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि नेता या आज की तारीख में मीडिया सच में हमें सच दिखाना चाह रही है या फिर उसकी मजबूरी है, या वो जिस पोस्ट पर हैं वो मजबूर हैं ऐसा करने के लिए। क्योंकि आज अर्नब गोस्वामी जिस सलमान खान पर उस बयान को लेकर इतना चिल्ला रहे हैं, उस टाइम पर रवि किशन जी ने उनका समर्थन किया था या कह लीजिए कि उनको पूरी तरीके से डिफेंड करने की कोशिश की थी। उसको भी आप जरा देख। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? एज अ सेलिब्रिटी, एज अ फेमस पर्सनालिटी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या व्यू है इसके ऊपर? मत उलझाओ हमको। मतलब मैं यही कहूँगा कि एक शब्दों में कहा, देखो इस डेफिनेटली आएंगे, वो क्षमा भी मांगेंगे। हमारे पुराने मित्र हैं, तेरे नाम हमने फिल्म की थी उनके साथ, उसके बाद भी बड़े अजीज रहे हैं। तो आई नो कि एक शब्दों में निकल गया होगा, वो थॉट में था ही नहीं, एक गारंटेड मैं कह रहा हूँ कि उनके जहन में ये नई बात होगी और वो जहन से ऐसे जुबानी निकल गई होगी। एग्जाम्पल के तौर पे कितने बार लोग ऐसे कहते हैं, आई नो कि बहुत गलत एक उस पीड़ा को है, लेकिन सलमान खान ने जो कहा वो सोचा समझा हुआ शब्द नहीं था, जो मुझे टीवी पे देख के मेरी ये पर्सनल राय है। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, आपको इंडस्ट्री में रहना है, साथ में काम करना है, तो कुछ ऐसा बोल देंगे तो क्या मतलब जैसे विवेक सर और अरिजीत का करियर तबाह हो गया, तो कहीं ऐसा? नहीं, हमारा मेरा वैसे कोई थॉट ही नहीं रहता है, बिकॉज मैं इन सब चीज़ों में पढ़ता ही नहीं हूँ। जो सच होता है वो बोलता हूँ, जो महसूस करता हूँ बोलता हूँ, नहीं तो नहीं बोलता। सो ये आप लोग भी जानते हैं, पूरी मीडिया, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि हम उन सारी कंट्रोवर्सीज में पढ़ते नहीं। यहाँ पर एक लगा कि ये सोचा समझा शब्द नहीं था कि प्लान करके कुछ बोला गया, जुबानी निकल गया होगा, ये 100% है। उनके फादर ने, उनके पापा ने क्षमा मांगी है और डेफिनेटली वो भी मांगेंगे, और कुछ लोगों को लगा होगा तो डेफिनेटली क्षमा प्रार्थी हैं सब लोग। हमसे गलती मतलब निकल गई तो हम क्षमा मांगते, हम आते, हम सॉरी बोल देते। अगर हमने किसी को, एक फ़ैन को भी हर्ट किया या करोड़ों को हर्ट किया, मैं आके अपने जिन्होंने हमको बनाया, हम उनसे ज़रूर आते और माफ़ी मांगते। थैंक यू सो मच। इसे देखने के बाद आप लोग क्या कहेंगे? एक ही इंसान
अलग अलग समय में दो अलग अलग बयान हैं। और जहां आज एक देशभक्त सलमान खान को कटघरे में खींच रहा है कि उन्होंने कोई स्टेटमेंट या रिएक्शन क्यों नहीं दिया, वहीं कुछ साल पहले आज जो बीजेपी सांसद है रवि किशन जी, उन्होंने उनका समर्थन किया था। हम वापस अपने मुद्दे पर लौटते हैं कि जो ड्रग्स को लेकर उन्होंने बात कही, तो इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्या ये एक एजेंडे के तहत ही हो रहा है या सच में ये एक मुहिम की तरह काम करेगा। तो इसका सबसे बड़ा एक चीज़ ये समझनी चाहिए कि क्या ड्रग्स मुंबई तक सीमित है या महाराष्ट्र तक सीमित है या और किसी स्टेट में है ही नहीं। अगर आगे चलकर हर स्टेट में इस पर कोई काम होता है तो मैं भी समझूंगा कि हाँ, रवि किशन जी ने एक देश का ध्यान एक गंभीर समस्या की तरफ खींचा है और उसका निदान भी हो रहा है लगातार। लेकिन अगर ये 2 महीने टीवी पर चलने के बाद इसके बाद कोई नया टॉपिक आ जाता है तो आप सीधा समझिए कि ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान है, सिर्फ लोगों को ध्यान को भटकाने के लिए। और आज की तारीख में भी मान के चलिए कि जो जांच एजेंसी ने रिपोर्ट्स दी है रिया चक्रवर्ती और उनके 2-3-4 लोग जो उसमें शामिल हैं उनको लेकर, तो क्या ये सिर्फ इतना ही बड़ा गिरोह है या बहुत बड़ा है? इस पर लगातार कितना काम होगा आने वाले समय के रिपोर्ट्स बताएंगी। लेकिन इस बात को तो मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि ये मुंबई या महाराष्ट्र को छोड़कर अगले स्टेट में इस पर कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है इस समय राजनीतिक माहौल के हिसाब से। और अगर होती है तो मैं उस पर भी एक वीडियो डालूंगा कि हाँ, ये इन्होंने बिल्कुल सही किया, मैं इस चीज़ में इनके साथ हूँ। लेकिन ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल जो मौजूदा तथ्य हैं, जो मौजूदा चीज़ें हैं, उनके हिसाब से हम ये समझ सकते हैं कि जो पॉलिटिशियन हैं वो अपने समय के हिसाब से बात करते हैं, क्योंकि ड्रग्स का ये जो मामला है ये आज का नहीं है, ये बहुत पुरानी जड़ें हैं। इस पर पहले भी लोगों ने बात करी होगी, ज़रूर सरकार इस बात को जानती होगी। और इस पर दूसरा रिएक्शन जो जया जी का है, मैं उसका भी समर्थन नहीं करता हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि अगर कोई इंसान कुछ गलत हो रहा है, उसके खिलाफ बोल रहा है, तो अगर आप उसका सपोर्ट ना करें तो विरोध बिल्कुल ना करें। लेकिन साथ ही साथ मैं उन लोगों का भी समर्थन नहीं करता हूँ जो सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं कि जया जी आपने ये क्या बोल दिया, और फिर उनकी कुंडली निकाल कर ला रहे हैं कि क्योंकि उनके हस्बैंड जो हैं उनको अमिताभ बच्चन जी को अमर सिंह ने बनाया, और ये दुनियादारी। देखिए, इंसान एक लोकतंत्र का मतलब होता है जहाँ इंसान अगर अपनी बात रख रहा है तो उसे हक होना चाहिए। लेकिन आज कुछ दिनों में ऐसा हुआ है, कुछ वर्षों में या कह लीजिए ऐसा हुआ है कि अगर किसी ने कुछ कह दिया तो वो अगर गवर्नमेंट के सपोर्ट में नहीं है तो फिर लोग लग जाते हैं कि यार आपने कैसे बोल दिया, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये जो आप कर रहे हैं ये भी ठीक नहीं है। क्योंकि उनको शायद ये लगा होगा कि जिस इंडस्ट्री में इन्होंने इतना सब कुछ नाम कमाया, पैसा कमाया, और अचानक आज ये उसके खिलाफ बोल रहे हैं, तो कई बार लोग बोल देते हैं कि जहाँ अगर वो गलत था तो आपको उस टाइम उस पर वॉइस रेज करनी चाहिए थी, अगर नहीं। और यहाँ पर मैं रवि किशन जी की भी गलती को मानूंगा कि अगर आपको मान लीजिए उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि वो 90s के आसपास आए थे, और इतने टाइम में उन्हें जब पता चला कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो उनको उस टाइम पर बोलनी चाहिए, क्योंकि ईमानदारी वही चीज़ है। उसका ये मतलब नहीं है कि आज उस बयान का राजनीतिक कुछ फ़ायदा है तो हम आज दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी ठीक नहीं है। लेकिन आप जैसे कि अभी अर्नब गोस्वामी ने चला दिया कि सलमान खान का रिएक्शन क्यों नहीं आया, तो अब लोगों को जो नॉर्मल लोग हैं या कह लीजिए जो पब्लिक है वो, या गवर्नमेंट के मौजूदा सरकार के सपोर्टर लोग हैं, तो वो अब लग जाएंगे सलमान खान के ऊपर कि भाई वो ये ठीक नहीं है, या फिर उसका भी मूवी आने वाली हो उसको हम डिसलाइक करेंगे, उसको देखेंगे नहीं देखेंगे। ये कोई तरीका नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। मतलब कि कुछ दिनों में ऐसा हो गया है कि हर एक चीज़ को राजनीति से जोड़कर देखना कि जो देशभक्त है उसकी हम देखेंगे, चाहे उसकी मूवी अच्छी हो चाहे बुरी हो, लेकिन हम बस क्योंकि राजनीति से प्रेरित होकर आए हैं तो कला को भी हम उसी एंगल से देखेंगे, तो दिस इज़ नॉट फेयर। और थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि हाँ, लोकतंत्र का मतलब ही होता है जहाँ हर इंसान अपनी बात रखने के लिए आज़ाद है। तो उस सोच को अगर कोई चीज़ किल करती है, कोई दबाने की कोशिश करती है, तो मैं उसका यार समर्थन नहीं करता हूँ। और ये क्योंकि कभी आपके साथ भी हो सकता है कि आप मान लीजिए जिस पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, कल को वो इलेक्शन हार जाती है, दूसरी पार्टी आती है, और फिर आप सही मायने में सरकार की किसी
कभी को बोलना चाह रहे हैं तब आपको एंटी नेशनलिस्ट कहा जाएगा, तब भी मैं आपका समर्थन करूंगा कि नहीं, आपके साथ गलत हो रहा है। तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल ना करें। हाँ, चीज़ जो है उसे फैक्ट के साथ देखें, बस ये नहीं कि एक हवा में आई बात और उसको लेकर उड़ पड़े। इसका एक और एग्जाम्पल था कि जो कोरोना जब शुरू हुआ था उसके शुरुआती दिनों में दिखाया गया कि मौलाना साद और तबलीगी जमात के लोग जानबूझकर उसको फैला रहे हैं। टीवी पर उसे बहुत दिखाया गया, 10-15 दिन उसे पूरी तरीके से कवर किया गया, और बाद में अभी रिपोर्ट्स आई हैं कि कोर्ट से उन लोगों को क्लीन चिट मिल गई, उनका मतलब कोई हाथ ही नहीं था। तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल ना करें कि मीडिया की हर बात पर ट्रस्ट करके उसको हर चीज़ को देशभक्ति से जोड़कर देखने लगे, वो ठीक नहीं है। क्योंकि हर इंसान अपने प्रोफेशन की वजह से थोड़ा बहुत मजबूर होता है, वो उस तरीके से नहीं कर सकता है जिस तरह से हम आम लोग कर सकते हैं या जो पॉलिटिशियन है वो कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल और है कि अगर इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में कोई मैच होता है तो क्योंकि एक सिस्टम है तो वहाँ पर दोनों टीमें शेक हैंड करती हैं, और चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ये भी देखा गया था कि इंडिया फाइनल में हार गई थी, उसके बावजूद विराट कोहली और दूसरे खिलाड़ी उनसे बात कर रहे थे, हंस कर रहे थे, या तो उसे लोगों ने बहुत जो है क्रिटिसाइज़ किया था, ये सही नहीं है। देखिए ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हर चीज़ से नहीं जोड़ा जा सकता है, वो हर काम के एक अलग एथिक्स हैं, अलग रूल्स हैं। सभी अपना काम ईमानदारी से करने का मतलब है कि मीडिया जनता की बात भी सरकार तक पहुंचाए, और सरकार कोई अच्छे काम कर रही हो तो उन्हें भी जनता के सामने रखे। तो मैं यही अपनी बात को रोकना चाहूँगा, फिर किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। फिलहाल मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था कि आप लोग ये समझें कि ये सच में एकदम से कोई चीज़ आ जाती है, फिर लोग उस पर एकदम बात करने लगते हैं, इतनी तेज़ बहस होने लगती है, लगता है कि हाँ यार ये तो बहुत बड़ा मुद्दा था जो बहुत बरसों से छिपा हुआ था। तो इसे ये समझे कि यह सच में ये मुद्दा है या फिर 2-1 महीने को कवर करने के लिए, क्योंकि तमाम चीज़ें और भी हो रही हैं, अगर उन पर बात करी जाएगी तो बहुत से ऐसे नेता हैं जो जवाब देने की स्थिति में नहीं होंगे। सो मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।